एक बड़े खिड़की के पास बैठकर रात्रि के आकाश को निहारते हुए मैं दूर की तारों को देखता हूँ, जो एक नरम और रहस्यमयी चमक के साथ झिलमिलाती हैं। मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में एक शानदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हमारे दुनिया से संबंधित है और साथ ही ये भी कि अन्य स्थानों पर बुद्धिमान प्राणी हमारे अतीत को कैसे देख सकते हैं। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो खगोलविदों के दूरबीनों और अंतरिक्ष डेटा से उभरे हैं। हम गहराई से उस अवधारणा की खोज करेंगे जिसके अनुसार अंतरिक्ष के बाहर के प्राणी पृथ्वी को उसके वर्तमान रूप में नहीं देखते, बल्कि हजारों वर्ष पहले की एक प्राचीन, अराजक और जीवंत संस्करण में देखते हैं। और हम इस कहानी को नवीनतम और आधुनिक खोजों से समृद्ध करेंगे, ताकि ये हमारी कल्पना में और भी जीवंत हो जाए। इस प्रकार हम विशाल ब्रह्मांड के रहस्य और एकाकीपन को और गहराई से समझ सकेंगे। अब कल्पना कीजिए कि पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर परग्रही वैज्ञानिक अपने दूरबीनों को हमारी ओर निर्देशित करते हैं। प्रकाश वर्ष वो दूरी की इकाई है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 9 खरब 460 अरब किलोमीटर के बराबर है। इसलिए 1800 प्रकाश वर्ष एक अपार दूरी का प्रतिनिधित्व करता है, इतनी कि पृथ्वी की रोशनी वहां पहुंचने में 1800 वर्ष लगाती है। उनकी नज़रों में चीन अभी भी 3 राज्यों के काल में है। ये चीन की प्राचीन इतिहास की एक अशांत अवधि है, जो ईसा के बाद 220 वर्ष से ईसा के बाद 280 वर्ष तक चलती है, जो हान राजवंश के पतन से शुरू हुई और क्षेत्र को 3 मुख्य शक्तियों में विभाजित करने की विशेषता है। उत्तर में काओवेई, दक्षिण पश्चिम में शूहान और दक्षिण पूर्व में डोंगवू एक दूसरे से टकराते थे, जिससे नायकों के युग, हिंसक लड़ाइयों और चतुर रणनीतियों का जन्म हुआ, जो आज भी प्रशंसा का विषय है। इन परग्रहियों की दृष्टि में पृथ्वी पर बादलों को छेदते हुए तीक्ष्ण आकृतियों वाले गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं, न ही आकाश में गरजते हुए गर्जन के साथ उड़ान भरते रॉकेट हैं, और न ही बारूद का धुआं, क्योंकि उस आविष्कार का अभी होना बाकी है। वे जो देखते हैं वो ईसा के बाद 225 वर्ष का हुआ शिया क्षेत्र है, एक विशाल क्षेत्र जो राजसी नदियों और प्रभावशाली पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरा हुआ है। घने जंगलों जहां रेजिन और नम पत्तियों की सुगंध वातावरण को भिगोती है, सुनहरे चावल के खेत जो गर्म सूरज के नीचे पकते हैं, हवा में ताज़ा कटे अनाजों की मधुर और मिट्टी जैसी स्वाद वाली महक। उस काल में शू हान के असाधारण रणनीतिकार झुगेलियांग दक्षिणी अभियान पर थे, दक्षिणी जनजातियों के नेता मेंग हुओ के खिलाफ। कल्पना कीजिए झुगेलियांग को, जो अपनी दिव्य योजनाओं और श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है, अपनी खुद की डिजाइन की गई लकड़ी की गाड़ी पर बैठे पंखों वाले पंखे को हिलाते हुए, ठंडी हवा अपनी त्वचा को सहलाती हुई महसूस करते हुए और सैनिकों को जंगलों के नम रास्तों पर ले जाते हुए, उन रास्तों पर जहां पक्षियों की चहचहाहट हवा के फुसफुसाहट के साथ मिलती है और बारिश के बाद नम मिट्टी की गंध हवा को ताज़ा और पुनर्जीवित करने वाले रंग से भर देती है। वे मेंग हुओ को 7 बार पकड़ते हैं और हर बार छोड़ देते हैं, हिंसा से नहीं बल्कि दया से मनाते हैं। इस प्रकार बुद्धिमत्ता और धैर्य की एक मार्मिक कहानी रचते हैं, जो अराजकता के बीच मानवता के प्रति ध्वनि की तरह गूंजती है। इस बीच काओवेई के घुड़सवार, जहां काओ काओ के पुत्र काओ पी ने ईसा के बाद 220 वर्ष में आधिकारिक रूप से वेई राज्य की स्थापना की थी, केंद्रीय मैदानों में अपनी शक्ति दिखाते थे, जो यांगत्से नदी और पीली नदी जैसी लंबी नदियों से गुजरे हुए उपजाऊ दिल है, जिनके गंदले पानी में मिट्टी की खारापन वाली स्वाद वाली मिट्टी बहती है। ये घुड़सवार घोड़ों पर तेजी से आगे बढ़ते थे, धूल की बादल उठाते हुए जो मिट्टी के पर्दों की तरह ऊपर उठते थे। खुरों की धमक युद्ध के ढोलों की तरह गूंजती थी, किले जीतते और क्षेत्रों का विस्तार करते थे। और डोंगवू के युद्धपोत सन क्वान के नेतृत्व में यांगत्से नदी के मुहाने पर लंगर डाले हुए थे। वहां हिंसक लहरें तट से टकराती हुई फेन से छिड़की हुई धमाके के साथ टूटती हैं। समुद्र की खारी हवा नाविकों की चीखों के साथ मिलती है, नमक और आयोडीन के स्वाद से चिपकती हुई जीप पर। डोंगवू बेड़े में उत्कृष्ट था, सैनिकों को बड़े जहाजों पर लादकर पानी की विशाल सतहों पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए, जहां लहरों का झूलना चुनौती का अटूट लय पैदा करता है। मानव सभ्यता अभी भी ठंडे हथियारों के युग में थी। तलवारों और भालों की चमकती रोशनी ग्रह पर हावी थी। धातुओं की झंकार लड़ाइयों में धातु के कोरस की तरह गूंजती थी। रक्त बहता था और नायकों की कहानियां मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी, जीत और हार के कड़वे स्वाद के साथ। और ये परग्रही कभी नहीं जानेंगे कि समय के प्रवाह में ये ग्रह पृष्ठ पलटकर आज हम जो अविश्वसनीय विकास जी रहे हैं उसे हासिल करेगा। यदि ये परग्रही अब पृथ्वी की ओर एक संकेत भेजें, जिज्ञासा और प्रश्नों से भरा विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक किरण, शायद इस नीले ग्रह पर जीवन के बारे में पूछताछ या उनकी सभ्यता से मित्रतापूर्ण अभिवादन, तो उसे 1800 प्रकाश वर्ष पार करने होंगे।
यद्यपि रोशनी और विद्युत चुंबकीय तरंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती हैं, दूरी इतनी विशाल है कि यात्रा हजारों वर्ष लगाती है। जब संकेत पहुंचेगा, मानव कैलेंडर ईसा के बाद 4025 वर्ष तक आगे बढ़ चुका होगा। ये एक ऐसा भविष्य है जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, शायद अंतरतारकीय यात्राओं का युग या बादलों के बीच तैरती शहरों का, गुरुत्वाकर्षण और समय को चुनौती देने वाली श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों के साथ। उस समय पृथ्वी अभी भी अपनी नीली सतह और विशाल महासागरों को बनाए रखेगी, तटों पर खारे पानी के ताज़ा स्वाद के साथ, या जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदाओं से रूपांतरित हो चुकी होगी। कौन जान सकता है, मानव सभ्यता बहुत पहले युद्धों, आपदाओं या आत्मविनाश से विलुप्त हो चुकी हो सकती है, जैसे हमारी वर्तमान चिंताएं परमाणु हथियारों या पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है, जहां हवा एक कड़वी और विषाक्त स्वाद से रंगी हुई है। कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता और भविष्य अनिश्चितता से भरा है, चिंता और आशा का मिश्रण, जैसे एक विशाल महासागर के सामने खड़े होना जहां दूर के किनारे अज्ञात हैं। ज्यामितीय प्रकाशिकी और लैम्बर्ट के प्रतिबिंब नियम के अनुसार, वह सिद्धांत जिसके अनुसार खुरदरी सतहों पर रोशनी सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है, दूर की वस्तुओं के अवलोकन की अनुमति देती है। ये 1800 प्रकाश वर्ष दूर के परग्रही, यदि पर्याप्त बड़े और शक्तिशाली दूरबीनों से सुसज्जित हों, तो पृथ्वी को एक छोटे हल्के नीले बिंदु के रूप में देखेंगे जो अंधेरे अंतरिक्ष में नरम चमकता है। कक्षीय अवधि 365 दिनों की है, सूर्य के चारों ओर एक नियमित सांस की तरह घूमती हुई, जैसे एक दैत्य जो गहराई से सांस लेता और छोड़ता है। अल्बीडो 0.3 है, सूर्य की रोशनी का 30% प्रतिबिंबित करती हुई और वह चमकदार रूप पैदा करती हुई जो एक आकाशीय पर्दे की याद दिलाती है। चमक धीरे धीरे कुछ प्रतिशत बिंदुओं में बदलती है चरण के अनुसार, और सूर्य की चकाचौंध में एक धूल कण की तरह दिखती है जो नरम सांस लेती है, शांत लेकिन गहन रहस्य के साथ, जो चिंतन को आमंत्रित करता है। महाद्वीपों, बादलों और महासागरों में फैली रोशनी मिश्रित होती है। सफेद कपास जैसे बादल हल्के से तैरते हैं, महासागर सूरज के नीचे चमकते हैं, लहरों के नमकीन स्वाद की याद दिलाने वाले प्रतिबिंबों के साथ। महाद्वीप घने हरे जंगलों से सजे हैं, जहां रस और ताज़ी पत्तियों की सुगंध वातावरण को भिगोती है। शहरों की रोशनी, ऑरोरा, प्रकृति का चमकदार प्रदर्शन, जिसमें हरी और बैंगनी पट्टियां उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर नाचती हैं, ठंडी हवा में फुसफुसाते आकाशीय पर्दों की तरह। दिन की रोशनी के प्रतिबिंब से ढकी हुई हैं और अलग नहीं दिखती। नहीं डायनासोरों के प्राचीन मैदानों में घूमने का युग उभरता है, जब मिस्र के पिरामिड गर्म रेगिस्तानों में समय को चुनौती देते थे, या जब चीन की महान दीवार पहाड़ियों पर एक ड्रैगन की तरह फैली हुई थी। उनके रिकॉर्ड में एक छोटी पीली तारा, हमारा सूर्य, एक स्थिर जी प्रकार का तारा, लगभग 4 अरब 600 मिलियन वर्ष पुराना, रहने योग्य क्षेत्र में एक चट्टानी ग्रह के साथ, और ऑक्सीजन और जल वाष्प से समृद्ध वातावरण जो जीवन के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है, शुद्ध हवा के ताज़ा और जीवनदायी स्वाद के साथ। पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह विशाल ब्रह्मांड में लगभग एक चमत्कार हैं। अधिकांश ग्रह गैसीय दैत्य या बंजर चट्टाने हैं। ऑक्सीजन एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील गैस है जो अन्य पदार्थों को आसानी से ऑक्सीकृत करती है और निरंतर पुनर्भरण के बिना वायुमंडल से हजारों वर्षों में गायब हो जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का निरंतर उत्पादन करने का एकमात्र तरीका जीवन है, विशेष रूप से पौधे और प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव जो गर्म सूरज के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, एक हरी और जीवनदायी सुगंध छोड़ते हुए, जो नम पत्तियों में क्लोरोफिल के स्वाद की याद दिलाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेटा के लिए धन्यवाद। वह विधि जो प्रकाश का विश्लेषण करके रासायनिक संरचना निर्धारित करती है, जैसे आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप करता है, वे निश्चित हो सकते हैं कि ये नीला ग्रह विविध जीवन का आश्रय है। उष्णकटिबंधीय जंगलों से जहां पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की छलांगे हैं, गहन समुद्री स्वाद वाली जीवंत मूंगा रीफों और तैरते मछलियों से भरे गहरे महासागरों तक। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष वेधशाला, ने एक्सोप्लैनेटों पर संभावित जीवन के असंख्य संकेत खोजे हैं। उदाहरण के लिए 2025 में इसने अल्फा सेंटोरी सिस्टम में एक गैसीय दैत्य ग्रह का पता लगाया जो 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, निकटतम तारा प्रणाली जिसमें पानी और ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल की संभावनाएं हैं। वैज्ञानिकों को अल्फा सेंटोरी ए की रहने योग्य क्षेत्र में जुपिटर जैसे विशाल गैसीय दैत्य की प्रामाणिकता से उत्साहित करते हुए
निकट प्रणालियों में रहने योग्यता की संभावनाओं को पुनः परिभाषित करते हुए। इसके अलावा वेब ने अल्ट्रा गर्म चट्टानी ग्रह TOI 561b का अवलोकन किया, जो ये चुनौती देता है कि तारों के निकट ग्रह वायुमंडल बनाए नहीं रख सकते, और TRAPPI 1e पर धुंध जैसे वायुमंडल की खोज की, जो 2025 की विस्तृत अवलोकनों में मीथेन के निशान सुझाती है। हालांकि M प्रकार की बौनी तारे की गतिविधि से जटिल और नई सिमुलेशन इंगित करती हैं कि मीथेन का संभावित वायुमंडल तारे से एक झूठा संकेत हो सकता है। रहने योग्यता पर ताज़ा प्रश्न उठाते हुए 2025 के नवीनतम खोजों में इसने K2-18b में जैव संकेतों का पता लगाया, जो जीवन गतिविधियों को इंगित करते हैं। हालांकि बाद के विश्लेषणों ने संदेह पैदा किए हैं, और TOI 270d पर महासागरों की संभावना सुझाई है, जीवन की खोज को तेज करते हुए। इसके अलावा 2025 में वेब ने TOI 561b के चारों ओर मोटे वायुमंडल का सबसे मजबूत प्रमाण दिखाया, जो वैश्विक मैग्मा महासागर से घिरा है, चट्टानी ग्रहों पर वायुमंडलों की उपस्थिति को पुनः परिभाषित करते हुए, और WASP 121b पर दोहरी पूंछ वाली वायुमंडलीय रिसाव का अवलोकन किया, ये निर्धारित करते हुए कि ये भविष्य के अवलोकनों के लिए अनोखा है। लगभग 37 घंटों की निरंतर अवलोकनों से एक शानदार और निरंतर वायुमंडलीय हानि का खुलासा। वेब के अन्य अवलोकनों ने 2025 में अब तक का सबसे मजबूत प्रमाण एक चट्टानी एक्सोप्लैनेट के चारों ओर वायुमंडल का दिखाया, जैसे TOI 561b, जिसे एक नम लावा गेंद के रूप में वर्णित किया गया है, और K2-18b में जीवन संकेतों को पुनः विचार किया, बिना डाइमिथाइल सल्फाइड के निर्णायक प्रमाण के, पहले की रिपोर्टों को संतुलित करते हुए, जबकि सिमुलेशन सुझाती हैं कि एक्सोप्लैनेटों पर धुंधले वायुमंडल विदेशी जैव संकेतों को उजागर कर सकते हैं, पता लगाने की संभावनाओं को विस्तार देते हुए। और भी आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी ठंडे अंतरिक्ष में एक जीवित प्राणी की तरह सांस लेती है। घूर्णन के कारण गहरे नीले महासागर और भूरे स्वर्णिम भूमि वैकल्पिक रूप से दिखते हैं, जीवन से धड़कते हृदय की तरह लयबद्ध परिवर्तन पैदा करते हुए। कक्षा के कारण सतह की वनस्पति आवधिक रूप से बदलती है, वसंत के ताज़ा हरे से, नरम पत्तियों और फूलों से जो मधुर और फूलों वाली सुगंध से भरे हुए हैं, शरद के पीले पत्तों तक जो ठंडी हवा में सूखे क्रैकल के साथ फुसफुसाते हैं। हजारों अरबों चमकते तारों के बीच रंगों की ये कंपन वाली पैटर्न सभी बुद्धिमान सभ्यताओं का ध्यान आकर्षित करती है, एक झिलमिलाते बीकन की तरह, जिज्ञासा और खोज की इच्छा जगाती हुई। एक अंधेरे जंगल में अकेले चलते हुए, पैरों के नीचे सूखी पत्तियां क्रैकल करती हुई, शाखाओं के बीच ठंडी हवा सीटी बजाती हुई, और दूर से एक लयबद्ध झिलमिलाती रोशनी देखकर अज्ञात के सामने उत्तेजना और भय का मिश्रण अनिवार्य रूप से महसूस होगा, जांच करने के लिए प्रेरित करता हुआ। हालांकि ये परग्रही वैज्ञानिक महसूस नहीं करते कि ये ग्रह जल्द ही हिंसक परिवर्तनों से गुजरेगा। वे जो अब देखते हैं वो 3 राज्यों के काल का अराजकता है, मानव सभ्यता का हिस्सा, तलवारों और भालों की लड़ाइयों का युग, लेकिन जीवन शक्ति और रचनात्मकता से भरा हुआ, जो मौखिक महाकाव्यों में चखा जाता है। क्योंकि अन्य 1500 वर्षों में ये ग्रह एक अभूतपूर्व तकनीकी विस्फोट जिएगा। औद्योगिक क्रांति की मशीनों के शोर और धुएं से जो कड़वी और धातु वाली गंध के साथ ऊपर उठता है, डिजिटल युग के कंप्यूटरों और वैश्विक इंटरनेट कनेक्शनों तक जो एक अदृश्य जाल बुनते हैं। 1900 से 2025 तक मात्र 125 वर्षों में पृथ्वी की रात्रि चमक सैकड़ों गुना बढ़ गई है। विद्युत रोशनियों के कारण जो शहरों को रोशन करती हैं, रात की गहन अंधेरे को गिरे तारों की तरह चमकते कुछ में बदलते हुए, मानव नवाचार के स्वाद वाली चमक के साथ। अंतरिक्षीय पैमाने पर यह नाटकीय परिवर्तन तारों के अरबों वर्षों की जीवन काल के सापेक्ष तात्कालिक है। यदि ये 1800 प्रकाश वर्ष दूर के परग्रही इसे समझते तो वे स्तब्ध हो जाते, प्रशंसा करते और शायद इतने तेज विकास से चिंतित होते। इस ग्रह पर जीवन ठंडे हथियारों से उच्च प्रौद्योगिकी तक, युद्ध घोड़ों से अंतरिक्षयानों तक जो गर्जन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरते हैं, जैसे गरजते हुए। स्वाभाविक रूप से उन्हें रोशनी के पहुंचने के लिए 1800 वर्ष इंतजार करना होगा। हालांकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम में 4.2 प्रकाश वर्ष दूर निकटतम तारा एक लाल बौना जिसमें प्रॉक्सिमा बी रहने योग्य क्षेत्र में है, जो हाल के दूरबीन खोजों के अनुसार महासागरों और वायुमंडल की संभावनाएं रखता है। और 2025 के ALM में अवलोकनों ने विस्फोटक फ्लेयर्स की गतिविधि को पुनर्निर्मित किया और उनके प्रभावों को अंतरिक्ष, मौसम और निकट ग्रहों पर, साथ ही प्रॉक्सिमा बी के वायुमंडल, कक्षा और अल्बीडो पर नई बाधाएं, चरम फ्लेयर्स का खुलासा जो वायुमंडलों को नष्ट कर सकते हैं और रहने योग्यता को प्रभावित करते हैं। और सीरियस सिस्टम में 8.6 प्रकाश वर्ष दूर रात्रि आकाश में सबसे चमकदार तारा जो सफेद नीली रोशनी उत्सर्जित करता है, पृथ्वी की नवीनतम छवियां देख सकते हैं, जिसमें हाल की सफलताएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो संचार संकेत उत्सर्जित करता हुआ कक्षा में घूमता है। मानवता ने अंतरिक्ष में असंख्य संकेत भेजे हैं बाहरी सभ्यताओं से उत्तर की आशा में। उदाहरण के लिए 1974 में पोर्टोरिको के एरेसिबो दूरबीन से एरेसिबो संदेश भेजा गया, जिसमें मनुष्यों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और सौरमंडल के बारे में जानकारी थी। और वॉयेजर जांचें सोने की प्लेटें ले जाती हैं जिसमें संगीत, विभिन्न भाषाओं में अभिवादन
अभिवादन और पृथ्वी की छवियां हैं। अधिक हाल में 2025 में परग्रही बुद्धिमत्ता की खोज संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है रेडियो संकेतों का विश्लेषण 600 गुना तेज करने के लिए, कंपनशील पल्सरों और अंतरिक्ष पृष्ठभूमि शोर की निगरानी करते हुए, मंगल जांचों से सिमुलेटेड संकेतों को डिकोड करते हुए, पोस्ट पता लगाने प्रोटोकॉल में प्रगति की घोषणा करते हुए जो परग्रही संकेत के उत्तर की संभावना को संबोधित करते हैं, और आंतरिक गर्मी उत्पादन के माध्यम से जीवन का समर्थन करने वाली चंद्रमाओं की खोज एक क्रांतिकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली के साथ जो अंतरिक्ष से संकेतों की खोज में 600 गुना त्वरण प्राप्त करती है, नई संकेत आकृतियों की खोज की अनुमति देती है, और एनवीडिया IGX थॉर प्लेटफॉर्म जो एलन टेलीस्कोप सरनी में वास्तविक समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रसंस्करण लाती है। हालांकि ये संकेत तारों और आकाशगंगाओं के बीच अंतरिक्ष पार करते हैं, पृष्ठभूमि शोर में धीरे धीरे फीके पड़ते हुए, जैसे एक तूफान में फुसफुसाहट जिसमें प्रतिध्वनि खालीपन में घुल जाती है। हमारी समकक्ष प्रौद्योगिकी वाली एक बाहरी सभ्यता 100 प्रकाश वर्ष दूर इन कमजोर संकेतों को पकड़ नहीं सकती। इसके विपरीत 1800 प्रकाश वर्ष दूर की सभ्यता जो पृथ्वी के विवरण देख सकती है और इन संकेतों को प्राप्त कर सकती है, हमारी से कहीं अधिक श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी रखती होगी। शायद सुपर रिसीवर जो हजारों अरबों वर्ष पहले की कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण का पता लगाते हैं, या अवलोकन के तरीके जो हम अभी कल्पना नहीं कर सकते, जैसे ब्लैक होल को बढ़ाने वाली लेंस के रूप में उपयोग करना। यदि वे अपने ग्रह को छोड़कर हमें खोजने आए तो ये लगभग निश्चित रूप से असंभव होगा। अंतरिक्ष बहुत विशाल और अराजक है। अंतरिक्ष में ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के निरपेक्ष अवधारणाएं नहीं हैं, और सभी दिशाएं स्थानीय संदर्भ बिंदुओं के सापेक्ष परिभाषित होती हैं। एक बार एक विशिष्ट क्षेत्र छोड़ दिया तो वे अमान्य हो जाते हैं, जैसे बिना नक्शे के एक अपार जंगल में खो जाना, जहां नम लकड़ी की सुगंध और शाखाओं का क्रैकल गहन भटकाव पैदा करता है। पृथ्वी को उदाहरण के रूप में लेते हुए हमें पहले सूर्य के एक्लिप्टिक प्लेन को परिभाषित करना चाहिए, वो प्लेन जिसमें ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, अन्य ग्रहों की स्थिति निर्धारित करने के लिए सौरमंडल में। लेकिन ये एक्लिप्टिक प्लेन केवल हमारे छोटे स्थानीय प्रणाली के लिए मान्य है। सौरमंडल छोड़कर आकाशगंगा के अनंत खालीपन में प्रवेश करते हुए स्थिति की अवधारणा धुल जाती है, सब कुछ सापेक्ष हो जाता है और हमेशा के लिए बदल जाता है। हम आकाशगंगा डिस्क पर आधारित एक अनुमानित दिशा निर्धारित कर सकते हैं, हजारों अरबों तारों का विशाल सपाट सर्पिट डिस्क, और केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार, जिसकी मासा सूर्य से 4 मिलियन गुना है, जो 2025 की नवीनतम छवियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संसाधित उच्च गति पर घूर्णन दिखाती है, जो अधिकतम के निकट है, पृथ्वी की ओर थोड़ी झुकी हुई, इसकी संरचना और तेज स्पिन पर नए विवरण प्रकट करती हुई जो हमारी पूर्व समझ को चुनौती देती हैं। इस बीच सूर्य पृथ्वी को आकाशगंगा के माध्यम से लगभग 5 लाख मील प्रति घंटा या 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से खींचता है, आकाशगंगा केंद्र के चारों ओर हर 230 मिलियन वर्ष में एक चक्कर लगाते हुए, वर्जिन और लियो नक्षत्रों की ओर निर्देशित। यद्यपि ये परग्रही प्रकाश की गति से अंतरिक्ष यानों में हमारी ओर यात्रा करें, वे 1800 वर्ष बाद पहुंचेंगे और सब कुछ बदल चुका होगा। उस बिंदु पर आकाशगंगा में पृथ्वी की स्थिति अज्ञात होगी, आकाशगंगा डिस्क के ऊपर या नीचे, क्योंकि पूरी प्रणाली अंतरिक्ष में 1,300,000 मील प्रति घंटा की गति से चलती है। इसलिए लंबे समय अवधियों के दौरान अंतरिक्ष में पृथ्वी की स्थिति को सटीक रूप से निर्धारित करना अत्यंत कठिन और लगभग असंभव है, जिसमें गतिशील निर्देशांकों की निरंतर अपडेट की आवश्यकता है। इसके अलावा आकाशगंगा के हजारों अरबों तारे सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, कुछ वर्षों में अंतरतारकीय दूरियों को बदलते हुए, बिना निश्चित निर्देशांकों के, एक उभरते समुद्र की तरह द्रव अंतरिक्ष पैदा करते हुए जिसमें अप्रत्याशित धाराएं हैं। वे पृथ्वी के स्पेक्ट्रम का पता लगा सकते हैं, जीवन के संकेतों जैसे ऑक्सीजन और मीथेन के साथ झिलमिलाती रोशनी पकड़ते हुए। एलन टेलीस्कोप सरनी के साथ परग्रही बुद्धिमत्ता की खोज में पल्सरों और रेडियो हस्तक्षेप की निगरानी करते हुए वे संकेत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 1800 प्रकाश वर्ष पार करके इस ग्रह पर उतरना उतना ही कठिन है जितना विशाल, गहरे और धाराओं वाले प्रशांत महासागर में एक छोटी मछली ढूंढना, जिसके खारे पानी में अनंत साहस का स्वाद है। इस समय ये 1800 प्रकाश वर्ष दूर के परग्रही वैज्ञानिक अभी भी ईसा के बाद 225 वर्ष की पृथ्वी को देख रहे हैं। चीन में जहां लियू बेई के बाद 223 वर्ष में मर गए थे, शूहान को अपने पुत्र लियू शान को सौंपते हुए, और काओपी ने डोंग वू पर आक्रमण किया लेकिन पीछे हट गए। वे एक युद्धों से भरा लेकिन जीवन शक्ति से ओतप्रोत दुनिया देखते हैं, जहां मनुष्य अराजकता में कविता और कला रचकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं, मानव लचीलापन के स्वाद के साथ। लेकिन वे नहीं जानते कि ये ग्रह भविष्य में आकाश को चीरते हुए गरजते इंजनों वाले विमान पैदा करेगा, अन्वेषण के सपनों को ले जाते हुए अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले रॉकेट, कृत्रिम तारों की तरह कक्षा में घूमते अंतरिक्ष स्टेशन और आत्मविनाश सक्षम परमाणु हथियार, जो हमें ग्रह के प्रति जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अपनी सभ्यता की कहानियों वाले लाखों आत्मपरिचय संकेत भेजेंगे। इस बीच हम मनुष्य चमकते रात्रि आकाश को देखते हैं, सोचते हैं कि क्या बाहरी सभ्यताएं हैं, और परग्रही बुद्धिमत्ता खोज परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें पूछते हैं, जो अंतरिक्ष में रेडियो संकेतों की निगरानी करते हैं और अंतर्ग्रहीय संकेतों का पता लगाने के नए तरीके, नवीनतम खोजों के साथ।
लेकिन हम महसूस नहीं करते कि अंतरिक्ष और समय में दूर की आंखें पृथ्वी के अतीत को देख रही हैं, हमें प्राचीन योद्धाओं के रूप में देखते हुए। पूरा ब्रह्मांड समय का एक विशाल संग्रहालय है जिसमें पृथ्वी का इतिहास हर कोने में विकसित होता है, लेकिन दूरी के अनुसार अलग अलग विलंबों के साथ। 1800 प्रकाश वर्ष की दृष्टि एक क्रूर वास्तविकता प्रकट करती है। अंतरिक्ष और समय की अपारता में हर सभ्यता अंतरिक्षीय महासागर में एक अलग थलग द्वीप की तरह है। हम एक दूसरे के केवल अतीत को देख सकते हैं और कभी पारस्परिक वर्तमान तक नहीं पहुंच सकते, फर्मी विरोधाभास पैदा करते हुए। भौतिकविद एनरिको फर्मी द्वारा उठाया गया प्रश्न, यदि ब्रह्मांड जीवन की संभावना से भरा है तो हम किसी को क्यों नहीं देखते? 2025 की नई सिद्धांत सुझाती हैं कि हम एक एकाकी क्षेत्र में रहते हैं जहां जीवन दुर्लभ है, जैसे सुपरनोवा या विकिरणों के कारण, या कि अन्य सभ्यताएं छिपी हुई हैं जो खाली अंतरिक्ष का भ्रम पैदा करती हैं, या उदास परग्रहियों की परिकल्पना जिसमें उन्नत प्राणी संपर्क के प्रयासों को उदास मानते हैं और त्याग देते हैं, या कि सभ्यताएं प्रकाश से तेज यात्रा विकसित करने से पहले ढह जाती हैं, या यहाँ तक कि आकाशगंगा के केंद्र में गैलेक्टिक साम्राज्य रहते हैं जो स्पष्ट करता है कि हम उनसे क्यों नहीं सुनते, या मनोरंजन पर विलुप्ति की परिकल्पना कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी जो प्रस्तावित करती है कि उन्नत सभ्यताएं विस्तार के बजाय आभासी सिमुलेशन को प्राथमिकता देती हैं, या विचार की परग्रही ऑफ द ग्रिड हैं जो पता लगाने योग्य उत्सर्जनों के बिना स्थायी रूप से जीते हैं। वास्तव में अंतरिक्ष में ये नीला ग्रह क्या है? हरे जंगलों और गहन समुद्री स्वाद वाली जीवंत महासागरों से भरा जीवन का पालना, या अपनी खुद की विनाश की ओर बढ़ती सभ्यता खतरनाक प्रौद्योगिकियों के साथ? उत्तर पर्यवेक्षक और हमारी दूरी पर निर्भर करता है और वे जिस क्षण में हैं। हम अपने सौरमंडल की ओर दूरबीनें निर्देशित करते रहते हैं, आशा और खोज करते हुए, क्योंकि ब्रह्मांड अभी भी अनावृत रहस्यों से भरा है।